सो वेलकम बैक टू ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के इस नेक्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे क्लास 10th का, जो है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, और जनरल साइंस जो 10th की है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है मानव में श्वसन, यानी कि हम सांस कैसे लेते हैं, मनुष्य श्वसन कैसे करते हैं, कैसे गैसों का आदान प्रदान होता है हमारे बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यानी कि एक तरीके से मनुष्यों में श्वसन, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान, कैसे वो श्वसन करते हैं। इसमें हम वायवीय, अवायवीय सब प्रकार के श्वसन की चर्चा करेंगे। ये आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ आप आज एक्सपर्ट हो जाओगे इस वीडियो में समझने के लिए कि हम सांस कैसे लेते हैं। जनरल सबको पता है हम सांस लेते हैं कि नाक से ले रहे हैं, गैस जा रही है, बिल्कुल एक तरीके से जो उसका जवाब तो जो अनपढ़ होते हैं वो भी दे सकते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं, नाक से लेते हैं। लेकिन एक साइंटिफिक वे क्या है, जैसे हमने पोषण पढ़ा कि कैसे खाना खाते हैं, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा, पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो तुरंत देख लेना। उस वीडियो का आज से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले वो कवर करना पड़ेगा। उसके बाद श्वसन पे चलेंगे और अगले फिर लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आपका हृदय, हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, वहन। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्यों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। उससे पिछले वाले वीडियो में हमने पोषण के बारे में पढ़ा था मनुष्य के पोषण के बारे में, और अलग अलग प्रकार से हमने मेथड देखे थे। अम्ल, कैसे लाला रस, लार के बारे में देखा था, कैसे आमाशय में पहुंचता है भोजन, और दंत शरण के बारे में हमने देखा था। इसके अलावा एंजाइम्स वगैरह देखा था। सो आज के इस वीडियो में आ जाते हैं श्वसन। पेज नंबर निकाल लीजिए बुक के 97, एक तरीके से पेज नंबर निकाल लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसको हम कवर करते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। श्वसन, तो सबसे पहले आपकी बुक में एक चित्र 5.7 दे रखा है कि चूने के पानी, क्या दे रखा है कि चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। यानी कि चूने का पानी है ए वाले में, जिसमें हम सांस नहीं ले रहे हैं, और बी वाले में क्या है, चूने के पानी में पिचकारी है, जिसमें हम पिचकारी दबा रहे हैं। एक तो हमारी मुंह की नलिका से जो हम मुंह से छोड़ रहे हैं वो वायु, और दूसरी पिचकारी से। अब ऑटोमेटिक, एक तो हमारी जो नेचुरल है वो हो रही है, और दूसरी वाली कृत्रिम। एक प्रणाली में ताज़ा तैयार की हुआ चूने का पानी लिया हमने, उसको निश्वास द्वारा, निश्वास का मतलब हमारे द्वारा निकाली की वायु प्रवाहित की हमने ए में। फिर चूने के पानी को दूधिया होने में कितना टाइम लगता है हम वो देखते हैं। चूने के पानी हमारी वायु से, हमारी जो सांस से कितने टाइम में दूधिया हो जाता है। एक पिचकारी ली सेकंड पार्ट में, उसमें दिया, अब देंगे फिर कितना टाइम लगता है। सो ये जो प्रोसेस है, यानी कि एक तो हमारी श्वास से और एक इसके माध्यम से, तो किसमें कम टाइम लगा वो हम देखेंगे। तो पिछले सेक्शन में हम पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, जिन खाद्य पदार्थों का, जिनको हम पोषण के लिए प्रक्रम प्रयुक्त करते हैं, कोशिकाएं उनका उपयोग जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि जिन खाद्य पदार्थों का हमने ये तो सबको पता है कि जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं पोषण के लिए, तो कोशिकाएं उन पोषण पदार्थों का अंत में क्या करती है, ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करती है। एटीपी, एडीपी हम पढ़ेंगे अगले इस वीडियो के अगले पार्ट में, मतलब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम, तो वीडियो लास्ट तक देखना। विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का, वो ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाती है, प्रोटीन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। ठीक है, और वसा जो है वो वसी अम्ल में बदल जाता है। तो ये एक कुछ जीव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड व जल में ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित करने के लिए, कुछ अन्य जीवों दूसरे पथ 5.4 चित्र 5.8 में आप देख सकते हो, उनके अनुसार जो है वो उनका प्रयोग करते हैं कि कैसे वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन एक तरीके से होता है। पाइरूवेट का विखंडन होता है। तो अगले इसमें जो पेज है बुक के, आप इसमें देख सकते हो, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण जो होता है, फर्स्ट चरण जो होता है वो ग्लूकोज, एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु में पाइरूवेट में विखंडन है। फर्स्ट जो इसमें मेथड है कि 6 कार्बन वाले अणु का, जो कार्बन के 6 अणु, उसका 3 कार्बन की 6 कार्बन वाले अणुओं का 3 में विखंडन हो जाता है पाइरूवेट का। पहला बात तो ये, यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। देखो सबसे पहले आप जो वो चित्र पढ़ रहे हो, उस चित्र को आपके बुक में, आपके एग्जाम में ये 100% गारंटीड है कि इसका प्रश्न ज़रूर आएगा। तो ये आपको ढंग से देख लेना है। इसमें अलग अलग चरण होते हैं। पहला जो चरण है वो कोशिका द्रव्य में होगा फर्स्ट, और पाइरूवेट का जो ग्लूकोज 6 है उसमें वो ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है वो पाइरूवेट में 3 अणु में बदल जाते हैं और ऊर्जा निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस होगी वो कोशिका द्रव्य में होगी, ये बात हमने देखी थी।
यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट जो होता है, जो पाइरूवेट होता है जो 3 अणुओं में बदल जाता है, 3 अणु होते हैं उसमें जो यीस्ट में जो कोशिका द्रव्य के बाद ऑक्सीजन जहाँ नहीं होता है, इथेनॉल, जहाँ ऑक्सीजन अनुपस्थित है वहाँ इथेनॉल बनेगा। ध्यान रखना, रट लेना या फिर याद कर लेना, जहाँ ऑक्सीजन, जहाँ पर लेक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ O2 नहीं होगा वहाँ बनेगा इथेनॉल। यीस्ट में ये प्रक्रिया होगी। इसका मतलब यीस्ट में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया? वह श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति, वायु मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का, क्योंकि टारगेटिंग हमारा मनुष्य में पोषण है, टारगेट यहाँ पर ऑक्सीजन है। वायु में बहुत सारी वायु होती है लेकिन ऑक्सीजन हम इसमें स्टडी करेंगे बेसिकली। तो यीस्ट में जहाँ पर वायु में प्रक्रम नहीं होगा। सबसे पहले क्या पढ़ा? फर्स्ट मेथड, ग्लूकोज के 6 अणु है और पाइरूवेट में 3 कार्बनिक अणु में ग्लूकोज के 6 अणु जो है, ग्लूकोज के 6 कार्बनिक अणु वो कोशिका द्रव्य में, पाइरूवेट में 3 वायु अणुओं में विखंडित हो जाते हैं। तो यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। ठीक है, तो 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करता है। और दूसरा उत्पाद जल है। सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर है वो है जल। यह प्रक्रम वायु, यानी कि जो पहली बात तो यीस्ट में होता है वो कार्बन की, मतलब वायु की अनुपस्थिति में होता है, जिसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं, ऑक्सीजन का अभाव होता है। दूसरा होता है हमारी पेशी कोशिका में। तो पेशी कोशिका में होगा तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ लैक्टिक अम्ल होगा और ऊर्जा बनेगी। और ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यहाँ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ये प्रक्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो है आप देख सकते हो अगले, आप ये वाली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है और अचानक इसी प्रक्रिया के होने से हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कौन से श्वसन का हिस्सा है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण वायवीय श्वसन का हिस्सा है। कौन से श्वसन का हिस्सा है? वायवीय, जहाँ पर वायु की उपस्थिति होगी। ये चित्र, ये डायग्राम आपको रट लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट मेथड हमने देखी थी कि ग्लूकोज के 6 कार्बनिक अणु है, कोशिका द्रव्य में प्रक्रिया होगी और सेकंड स्टेज में पाइरूवेट में विखंडन हो जाएगा, 3 अणु में बदल जाएगा। इसको आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, इस तरीके का एक डायग्राम बनाना है, जिसमें आपका जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो यीस्ट में होगा। यीस्ट में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहाँ पे बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, 2 कार्बनिक अणु। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा हर एक में बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा हर एक में बनेगी, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन का जहाँ अभाव होगा वहाँ लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा बनेगी। जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है वहाँ यीस्ट में प्रक्रिया होगी और लैक्टिक अम्ल का निर्माण भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होगा और ये हमारी पेशी कोशिका में होगा। और जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होगा, याद रखना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहाँ पर है? जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ यीस्ट में ये प्रक्रिया होगी, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जहाँ ऑक्सीजन कम है, अभाव का मतलब होता है लेक, है तो है लेकिन बहुत कम है, वो प्रक्रिया लैक्टिक अम्ल बनाएगी। और जहाँ ऑक्सीजन है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी। इसको अलग से आप एक तरीके से नोट कर सकते हो 2-3 प्रोसेस में। सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस हमने देखी थी कि जो ग्लूकोज जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्लूकोज 6 अणु में होता है, 6 कार्बन अणु जो होता है उसमें वो 3 में बदल जाता है, 3 कार्बन अणु में बदल जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ग्लूकोज की, जो प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर, याद रखना, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, कमी, अनुपस्थिति का मतलब जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा वो प्रक्रिया होगी यीस्ट में। कब? जो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ पर? ये याद रखना, यीस्ट की, ये 3rd चरण है आपका। और यहाँ क्या बनेगा? वो बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल हमेशा याद रखना, इथेनॉल हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तो हमेशा बनेगी ही बनेगी, वो हर एक चीज़ से बनेगी। 3rd जो हमारी चीज़ है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी यानी कि लेक होगा, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी वो प्रक्रिया होगी हमारी पेशी कोशिका में। पेशी कोशिका में हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस प्रक्रिया में जहाँ पर ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, तो वहाँ प्रक्रिया बनेगी लैक्टिक अम्ल। सो लैक्टिक अम्ल कब बनेगा? जब ऑक्सीजन, प्रश्न आएगा लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कब होता है? क्या ऑक्सीजन बिल्कुल भी अनुपस्थित होगा? नहीं, ऑक्सीजन की कमी का टाइम होगा। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड
और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बनेगा और ऊर्जा बनेगी और वो भी 3 कार्बन अणु के साथ बनेगी। और चौथा जो प्रोसेस होगा जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन हमारा अवेलेबल होगा तो ऑक्सीजन कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होगी और यहाँ जो बनेगा वो CO2 प्लस जल बनेगा। ये प्रोसेस आप याद रखना, जहाँ पर ऑक्सीजन, देखो फर्स्ट ब्रीफ रिवीजन देखो, जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर बनेगा इथेनॉल, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड अणु यीस्ट में प्रक्रिया होगी। जहाँ ऑक्सीजन कम है लैक्टिक अम्ल बनेगा, ऊर्जा और 3 कार्बनिक अणु बनेंगे। यहाँ पर पेशी कोशिका होगी में प्रक्रिया होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति जहाँ ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। सो कोशिकीय श्वसन, ये हमने देख लिया वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कमी वाला भी आएगा, लेकिन अवायवीय श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन का अभाव वाला आएगा, जो कि हमारा फर्स्ट वाला इथेनॉल बनेगा इसमें। सो ATP नामक अणु में संश्लेषित प्रयुक्त हो जाती है। ATP और ATP, इसका मतलब ध्यान रखना, ATP और ATP का मतलब होता है क्या है। पहली बात तो ये देखो, ATP फर्स्ट होता है ADP, फर्स्ट होता है ADP, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको आप याद रखना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब होता है 2 फॉस्फेट के 2 अणु, मतलब 2 है एक तरीके से, डाई का मतलब 2। ATP का मतलब होता है 3, यानी कि सेम इस पे आपका ट्राई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट के 2 होंगे और इस पे 3 होंगे। ATP ज़्यादा बड़ा या ATP ज़्यादा बड़ा है ADP से। अब इसको देखते हैं। ATP नामक अणु संश्लेषित प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ईंधन का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं एक इकट्ठा करता है वहाँ पर। कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रिया अंतिरोष्मीय क्रियाओं का परिचालन करती है, एंडोथर्मेनिक। ATP ट्राइफॉस्फेट, ATP ऊर्जा मुद्रा है। ATP बहुत इंपॉर्टेंट है श्वसन प्रक्रिया में मोचित ऊर्जा का मतलब जो खर्च ऊर्जा का, श्वसन प्रक्रिया में, हमारी श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा खर्च होती है, मोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। ADP से ATP बनेगा, तो ADP डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट P और जुड़ेगा तो डाई, यानी कि 2 फॉस्फेट के अणु है, 2 एक जुड़ेगा तो ऊर्जा मिलेगी, तो 3 हो जाएगा। ADP और P से ATP हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि बहुत ईजी एक तरीके से एक ADP दे रखा है, यानी कि फॉस्फेट के 2 अणु है प्लस P दे रखा है, तो दो तो ये और एक ही है, तो ये 3 हो जाएगा। इसको आप ATP लिख सकते हो, ट्राइफॉस्फेट हो गया है, ठीक है, ये ट्राइफॉस्फेट हो गया। सो इस तरीके से अंतरोष्मी प्रक्रिया कोशिका के अंदर तब इसी ATP का उपयोग क्रियाओं का परिचालन करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद ATP में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलोजूल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। उसी तरीके से यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस प्रकार से जो केमिकल एनर्जी सब प्रकार का उपयोग में लाई जाती है। तो कोशिका में ATP का उपयोग पेशियों को, जो ATP जो होती है, जो ऊर्जा होती है, जो भोजन से लास्ट में जाकर बनती है, उसका उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, हृदय जो पंपिंग करता है, तंत्रिका आवश्यक सभी क्रियाओं के लिए खर्च एक बैटरी, ATP एक बैटरी जैसी होती है। ATP आप एक मान लो एक बैटरी जैसे होती है, आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हो। इसका प्रयोग, जिसका खर्च करने के लिए प्रकाश संश्लेषण है, वहन है, तंत्रिका आवेग का संचरण है, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आपका श्वसन। तो सबसे पहली बात तो हमारा मुख का नासाद्वार होता है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करना जो बिल्कुल एक तरीके से अनकॉमन लगे। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप नाक ऐसे मत लिखना कि वायु आई, ऑक्सीजन नाक से घुस गई और फिर मुंह से अंदर चली गई, नहीं। साइंटिफिक लैंग्वेज नासाद्वार का मतलब नाक का द्वार। आपको जो नाक के जो द्वार होते हैं उनके माध्यम से तरीके से बता रखा है। नासाद्वार से वायु में मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन मुख गुहा में प्रवेश करेगी, नासाद्वार फर्स्ट स्टेज। दूसरी मुख गुहा में प्रवेश करेगी, फिर ग्रसनी के माध्यम से गले में होकर, ये गले में ये जो कंठ होते हैं, इस प्रकार से जो ऐसे होते हैं, ये कंठ होते हैं। श्वास नली, ये श्वास नली कहलाती है। जिस प्रकार से आहार नली होती थी, इस प्रकार से श्वास नली होती है। 2 नलियाँ होती है, आहार नली और श्वास नली। हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए श्वास नली की चर्चा करेंगे। नासाद्वार से वायु, नासाद्वार से मुख गुहा के माध्यम से ग्रसनी द्वारा श्वास नली के माध्यम से प्रवेश करती है। और अब यहाँ पर वलय होते हैं।
वलय का मतलब होता है घुमावदार, एक तरीके से जो ऐसे 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 जो वलयदार जो होते हैं डिज़ाइनिंग वो होते हैं। यहाँ पर होंगे फेफड़े, फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा आपने पढ़ी होगी। इसका हम हृदय में जो हेड पढ़ेंगे, मानव हृदय पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे श्वसन श्वसनिकाएँ, कुपिकाएँ होती है, कुपिकाएँ। ये कुपिकाएँ एक तरीके से नली मान सकते हो, ये सिकुड़ जाती है, कुपिकाएँ फैल जाती है, तो कुपिकाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नलियाँ जा रही है आप देख सकते हो, ये श्वसनी है, ये श्वसनी है। सबसे पहले ये समझ में आएगा तब जाके आप अगला प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। श्वसनी का है। और कुपिका कोश जो है वो बड़े बड़े, कुपिका कोश में वायु जो है वो संचित हो जाती है, कुपिका कोश में वायु एकत्रित होती है। कुपिका कोश बड़े हो जाते हैं जब वायु इसमें एंटर करती है। डायाफ्राम, यहाँ पर डायाफ्राम, सिकुड़ना डायाफ्राम, यहाँ पर डायाफ्राम का रोल हमने आहार नली में पोषण में नहीं देखा था, लेकिन डायाफ्राम यहाँ बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, तो उनमें फेफड़े हम बोलते हैं फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है। कैसे होती है इसमें हम पढ़ेंगे। और ये हड्डियाँ वाली जो संरचना होती है पसलियाँ कहलाती है। फुफ्फुस ये होते हैं। इसको हम एक बार थ्योरेटिकल पार्ट में समझते हैं, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। एक एक लाइन समझना आता। वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जाए। वायवीय श्वसन जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो कि हमारा जो लास्ट स्टेज ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसको हम वो पढ़ेंगे। मनुष्य में तो वायवीय श्वसन ही होता है, ठीक है। तो उसमें हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ली जा रही है, क्योंकि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से करते हैं, हमने पढ़ लिया है। पौधे जो गैसों का आदान प्रदान जो करते हैं, इसमें रंध्र बने होते हैं पौधों के द्वारा, उनकी वजह से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन मानव में और अंतरकोशीय अवकाश सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। यहाँ पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों में जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। सॉरी, यहाँ का मतलब मनुष्य है। ये कोशिकाएं में या दूसरे बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की एक प्रक्रिया होती है। विसरण किसे कहते हैं? विसरण की प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। विसरण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है विसरण द्वारा होता है, तो वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्था मतलब पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, जब नाइट में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। जब देखो दिन में पौधे क्या करते हैं, दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन नाइट के टाइम वो उल्टा करने लग जाते हैं प्रोसेस, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसलिए कहते हैं नाइट के टाइम होते हैं कि सोना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना रात के टाइम, मुख्य आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्रयुक्त होती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती। इसी समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो जब CO2 नहीं निकलती तो ऑक्सीजन निकलेगी और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये हमने पाठों में पढ़ा। जंतुओं की बात करेंगे। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा जंतुओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं के मनुष्यों के बारे में। स्तनीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन जिसको हम O2 बोलते हैं, वो श्वास नली के माध्यम से लेते हैं। पर जो जल में रहते हैं, उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मछलियाँ होती है। मछलियाँ जो होती है वो कैसे लेती होगी? फिर हम तो जो है प्रकार से जो स्थलीय जो ले सकते हैं, लेकिन जो जल में रहती है वो जो है वो जलीय विलेय। तो विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग, और विलेय का मतलब होता है जो गुलित एक तरीके से गुलित ऑक्सीजन। समुद्र में गुलित ऑक्सीजन जो होती है उस प्रकार का वो उपयोग करते हैं। जो जलीय जीव है, वे जीव जल में रहते हैं, वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। याद रखना, प्रश्न आएगा कंपटीशन एग्जाम में, कि स्थलीय ऑक्सीजन, प्रश्न आएगा कि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में अधिक है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अधिक है या फिर मध्यम है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो याद रखना, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में विलेय ऑक्सीजन, तो जल में हमेशा कम होगी। तो जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में, जल में घुलने वाली, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, वायु में विलेय नहीं होगी, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों को श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होता है, बहुत मुश्किल होती है। मछलियाँ अपना मुंह के द्वारा जल लेती है। मछलियों में श्वसन मुंह के द्वारा होता है, नाक से नहीं। तो ऐसे बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंच जाती है। तो मछलियों में कैसे श्वसन होता है? मुंह के द्वारा श्वास लेना,
मुंह के द्वारा श्वास लेना और बलपूर्वक क्लोम तक पहुंचाती है, जहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। रुधिर विलेय ऑक्सीजन ले लेता है, तब जाके मछलियों में ब्लड सर्कुलेशन होता है। जो मनुष्य में ऑक्सीजन जो सर्कुलेशन होता है वो मछलियों में मुंह तक, मछलियों में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज क्या लिखोगे, मुंह द्वारा जल लेती है। मछलियाँ मुंह के द्वारा जल लेती है, मुंह द्वारा जल लेती है और क्लोम तक पहुंचाती है जल को, और जल में विलेय ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रुधिर में ही होती है, तो मछलियाँ मुंह में जल लेती है। इसीलिए कहते हैं जल से बाहर निकाला तो मछली मर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा उनको। ऑक्सीजन का एकमात्र रास्ता जल के माध्यम से होता है। सो मरने का कारण ये है साइंटिफिक उनका, ठीक है। तो मुंह के द्वारा जल लेती है, क्लोम तक पहुंचता है और विलेय ऑक्सीजन रुधिर तक लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क होता है, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह की आर पर होता है। इस सतह बहुत पतली मुलायम होती है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है वो इस सतह की आर पर होता है, तो सतह बहुत पतली होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है, जहाँ ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन होता है, उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रियाविधि होती है, बाहर जाना और अंदर जाना। तो तंबाकू के बारे में जानकारी दे रखी है। तंबाकू का सीधा उपयोग सिगरेट, बीड़ी, हुक्का किसी न किसी उत्पाद के लिए हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, इसका एक पैराग्राफ ये दे रखा है कि तंबाकू हम क्यों धूम्रपान हानिकारक है। सबसे पहले तंबाकू का जो उपयोग करते हैं वो हमारी जीभ, फेफड़े और दिल और यकृत को प्रभावित करता है। सब जानते हैं जीभ खराब होती है, फेफड़े खराब होते हैं, दिल खराब होता है और लीवर की प्रॉब्लम होती है। और धुआं रहित तंबाकू भी, जहाँ पर धुआं नहीं होता है, वो तंबाकू भी दिल के दौरे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए कई रूपों के लिए प्रमुख कारक है। भारत में गुटखा सेवन कैंसर की घटना से बढ़ रही है। स्वस्थ रहें और तंबाकू से बने उत्पादों को न कहें। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने, इसलिए कभी भी ऐसी प्रोसेस मत करना। देखो रेस्पिरेशन, इसको हम बाद में देखते हैं, एक बार हम ये प्रोसेस देखते हैं। वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मनुष्य कैसे करते हैं। इन्होंने सबसे पहले जंतुओं के बारे में बताया, फिर एक प्रोसेस बताई कि कैसे प्रक्रिया होती है। अब इन्होंने बता रखा है कि कैसे वायु हमारे जो है अंदर, एक पूरी प्रोसेस समझा रखी है कि कैसे वायु जो है वो प्रवेश करती है मनुष्य के अंदर। सबसे पहली बात तो नासाद्वार, ये डायग्राम याद रखोगे तो आपको कोई भी याद करने से, भूलने से नहीं रोकेगा। नासाद्वार द्वारा अंदर जाती है वायु, अंदर जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु ठीक है, वायु मार्ग में उपस्थित महीन बलों द्वारा निष्पादित हो जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पादित हो जाती है। यानी कि नासाद्वार द्वारा वायु अंदर जाती है। वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। सबसे पहले वायु नासाद्वार द्वारा जाती है, और नासाद्वार में क्या होती है, बाल होते हैं। नाक में छोटे छोटे बहुत महीन बालें होते हैं, जहाँ पे वायु निष्पादित हो जाती है। शरीर में जाने वाली वायु तथा जिसमें शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती है। एक छटनी हो जाती है। और नासाद्वार में जो बाल होते हैं, महीन बाल, छोटे छोटे बाल होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा क्या होता है। वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है, नासाद्वार द्वारा महीन बालों द्वारा निष्पादित हो जाती है। तो धूल और जो कण होते हैं, जो धूल अशुद्धियाँ होती है, वो नासाद्वार द्वारा बाहर रोक ली जाती है और शुद्ध वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, श्लेष्मा की एक लेयर होती है, इस क्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ गले द्वारा फुफ्फुस से प्रवाहित होती है। सीधी वायु यहाँ पर आ गई है। यहाँ तक आने के टाइम वायु जो है स्वस्थ, हम जो सांस लेते हैं वो कभी आपने सुना ही है कि खराब वायु हमने ले ली, जो मुंह में हम कुछ फंस जाता है तो वो बात अलग चीज़ है, वो गले की चीज़ है वहाँ तक की। लेकिन नासाद्वार तो नाक से वायु लेते हैं, उस टाइम क्या होता है, निस्पंदन हो जाता है। फर्स्ट प्रोसेस तो निस्पंदन होता है नासाद्वार द्वारा। सेकेंडरी प्रोसेस ये होती है कि वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है और कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। कंठ में वलय उपस्थित होते हैं। देखो उपास्थि का वलय है, यहाँ पर वायु क्या करती है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, वायु मार्ग में कुछ दिक्कत नहीं आ जाए। थर्ड स्टेज जो हम आ जाते हैं, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज वायु मनुष्य के नासाद्वार द्वारा ग्रहण की जाती है और नासाद्वार में महीन बालों द्वारा ग्रहण की जाती है और नासाद्वार में महीन बालों द्वारा निष्पादित की जाती है, जिससे वायु कंठ के द्वारा एकदम धूल रहित और अशुद्धियों रहित
वायु भीतर प्रवेश करती है। सेकेंडरी स्टेज में कंठ द्वारा वायु कंठ से गुजरते हुए फुफ्फुस में प्रवेश करती है। सेकेंडरी स्टेज, थर्ड स्टेज में जो कंठ में प्रवेश करने के बाद छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। वायु छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है। गुब्बारे जैसी रचना, इसको कुप्पिकाएँ बोलते हैं। गुब्बारे जैसी रचना कुप्पिकाएँ हैं। हम ये देखो, ये बना कि कुप्पिका है, ये श्वसन इस प्रकार से जो होती है ना, इस प्रकार से ये कुप्पिकाएँ होती है। तो वायु यहाँ पर कुप्पिकाओं में आती है। कुप्पिका एक सत्ता उपलब्ध करवाती है जिससे गैसों का विनिमय हो। कुप्पिका एक सत्ता उपलब्ध करवाती है। कुप्पिकाएँ नहीं होगी तो गैसों का कभी विनिमय नहीं होगा। गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन आई CO2 ग्रहण करना, ये डायाफ्राम उसमें हो जाता है। तो कुप्पिका थर्ड स्टेज में क्या होगा कि फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी-छोटी फुफ्फुस का मतलब फेफड़े, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी-छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये देखो, छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारा जैसी रचना में हो जाता है। गुब्बारा जैसी रचना कुप्पिका कहलाती है। कुप्पिका को क्या कार्य, कुप्पिका का पहला कार्य होता है कि एक सतह उपलब्ध करवाना जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कुप्पिका का पहला काम होता है कि सतह उपलब्ध करवाना, गैसों का विनिमय करने के लिए कुप्पिका इंपॉर्टेंट है। कुप्पिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। कुप्पिकाओं के अंदर रुधिर वाहिकाएं होती है, ब्लड सर्कुलेट होता है, तो रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम जो श्वास अंदर लेते हैं तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है। श्वास अंदर ले रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आप नाक से आप श्वास अंदर लेंगे जोर से, ऐसे श्वास अंदर लेंगे तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठेगी। श्वास अंदर लेंगे तो पसलियाँ ऊपर उठेगी, और श्वास छोड़ेंगे तो डायाफ्राम, और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। आप ऐसे लेके देखो, आपका पेट दब जाएगा। ये जो डायाफ्राम होता है ये दब जाएगा एक तरीके से। इसका डायाफ्राम में जो संकुचन, जो गति होती है, आप श्वास अंदर लेंगे, यानी कि श्वास अंदर लेने पर पसलियाँ ऊपर उठ जाती है। श्वास अंदर लेने पर पसलियाँ ऊपर उठ जाती है। पसलियाँ जो होती है, हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है। पसलियाँ ऊपर इस तरीके से, ये जो ऊपर की तरफ उठती है, श्वास अंदर लेने पर पसलियाँ ऊपर की ओर उठती है, डायाफ्राम चपटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका जो होती है, वक्ष गुहिका जो है वो बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। देखो, डायाफ्राम चपटा होगा और पसलियाँ ऊपर उठेगी, तो जो हमने श्वास ली वो वायु उसमें कैप्चर हो जाएगी। तो जो गैस है तो वायु फुफ्फुस के अंदर कैप्चर हो जाएगी, चूस ली जाएगी फुफ्फुस के अंदर, और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। अब जो डायाफ्राम श्वास छोड़ेंगे तो जो चपटा हुआ है वापस वो सही हो जाएगा। और चपटा हुआ डायाफ्राम सही होगा तो हमारी जो पसलियाँ ऊपर उठेगी वापस वो नीचे आ जाएगी। तो अब जो शेष जो हमारी वायु जो कैप्चर कर ली उसने, रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। रक्त का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ऑक्सीजन का संवहन करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कि आप पंपिंग, कुप्पिकाओं का मेन कार्य ही यही होता है। कुप्पिकाएँ, फेफड़े कुप्पिकाएँ फुफ्फुस से जुड़ी होती है। तो कुप्पिकाएँ जो कौन लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके आता है? प्रश्न आएगा कि कौन शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कुप्पिकाओं तक पहुंचाता है? शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए जाता है वो रक्त। हमारा खून कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे हैं। तो रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुप्पिकाएँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, रुधिर वाहिका का, रुधिर कुप्पिका वायु से ऑक्सीजन लेकर, कुप्पिका रुधिर वाहिका जो होती है, कुप्पिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुप्पिका रुधिर वाहिका का जो कुप्पिका जो होती है वो रुधिर वाहिका का रुधिर कुप्पिका वायु से ऑक्सीजन ले लेगी, और शरीर की सभी कोशिकाओं तक जो कुप्पिका जो होती है वो ब्लड, वो जो रुधिर है वो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। लेकिन कुप्पिकाएँ क्या करती है, वो रुधिर कुप्पिका वायु से, जो रुधिर कुप्पिका वायु होती है उनसे ऑक्सीजन ले लेती है और सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अपने में संवहित कर लेती है। इतनी बड़ी प्रोसेस हमारे बॉडी के भीतर चलती है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर की ओर बाहर होती है, हम जो सांस लेते हैं अंदर बाहर, ये प्रक्रिया ऑक्सीजन निरंतर फुफ्फुस कुप्पिकाओं द्वारा चलता रहता है। तो कुप्पिका का कितना इंपॉर्टेंट काम है समझ गए। कुप्पिका का पहला काम सतह उपलब्ध करवाती है, गैसों का विनिमय हो सके। दूसरी बात, इनकी भित्ति में रुधिर वाहिका की विस्तृत जाल होता है। रुधिर वाहिकाएं शरीर की विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए लेके आती है। और कुप्पिका जो होती है वो रुधिर वाहिका का
कुपिका रुधिर कुपिका वायु से, कुपिका रुधिर वाहिका, कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका, कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिका अंगों तक पहुंचाता है। और ये जब हमारा वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। फुफ्फुस जो होते हैं वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण, फुफ्फुस सदैव ऑक्सीजन का जो है वो वायु का आयतन रखते हैं, एक तरीके से आयतन रखेंगे, जिससे ऑक्सीजन की अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ये प्रोसेस हमारी इसके भीतर होती है। एक बार आई रिपीट करूंगा मैं। सबसे पहले क्या होता है, नासाद्वार द्वारा वायु ग्रहण की जाती है। नासाद्वार में महीन बाल होते हैं, महीन बाल। उन महीन बाल द्वारा वायु को अशुद्धि रहित और शुद्ध वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है। और मुख्य द्वारा कंठ द्वारा वायु, एक तरीके से कंठ द्वारा वायु प्रवेश करेगी, और जो वलय होते हैं, इन वलय के द्वारा जो है वायु, उपस्थित वलय होता है, ठीक है, उपस्थित वलय द्वारा एक तरीके से वायु जो होती है वो फुफ्फुस में प्रवेश करती है। वायु फुफ्फुस में प्रवेश करने के बाद जो फोर्थ स्टेज होता है वो होता है हमारी कुपिका का। कुपिका क्या होती है, एक सतह, यानी कि गैसों के विनिमय के लिए कुपिका फुफ्फुस से सीधे जो है वो हमारी नलिकाओं में आती है, श्वसनिका में आती है। कुपिका कोश जो होते हैं, श्वसनी जो होती है, यानी कि जो कुपिका जो होती है उससे एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके, कुपिका सतह उपलब्ध करवाती है। अब जो रुधिर जो होता है वो कुपिकाओं तक, रुधिर कुपिकाओं तक कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है और कुपिकाओं में छोड़ देता है रुधिर। और जो कुपिकाएं होती है वो रुधिर वाहिका कुपिकाओं से, जो कुपिकाएं होती है वो रुधिर वाहिका कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकीय भागों से, ये जो कुपिका यहाँ ऐसे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सभी भागों से ऑक्सीजन को सर्कुलेट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। और जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते तो डायाफ्राम प्रश्न आएगा। अंदर सांस लेने पर डायाफ्राम चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, चपटा हो जाता है। डायाफ्राम चपटा हो जाएगा और पसलियाँ ऊपर उठ जाएगी, पसलियाँ ऊपर उठ जाती है और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। सांस छोड़ेंगे तो फिर अपनी स्थिर अवस्था में आ जाता है। ये प्रक्रिया हो जाती है, हमारा कहलाती है श्वसन कहलाती है बेसिकली। इसमें आप देखो, ऑक्सीजन है, अंदर लिया, श्वास नली के अंदर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। बहुत सिंपल डायग्राम समझ रखा है। अंदर जाएगा, डायफ्राम है। जब हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। ये लाइन याद रखना, डायफ्राम चपटा हो जाएगा और ऊपर क्या उठेगी, जो पसलियाँ हैं, पसलियाँ जो है वो ऊपर उठ जाएगी, पसलियाँ जो है वो ऊपर उठ जाएगी। इनहेलेशन में, श्वास अंदर लेने के टाइम। एक्सहेलेशन, श्वास छोड़ने के टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो डायफ्राम वापस अपनी स्थिर अवस्था में आ जाएगा, सही अवस्था में आ जाएगा, चपटा की जगह सही अवस्था में हो जाएगा। और ये जो कुपिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस की वजह से, फेफड़े की वजह से इनहेल द्वारा एक्सहेल कर दिया जाएगा, यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी तो डायफ्राम चपटा हो जाएगा और पसलियाँ ऊपर उठ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर आएगी। ऑक्सीजन अंदर आएगी तो कुपिकाओं द्वारा, फुफ्फुस के माध्यम से कुपिकाओं द्वारा वो कोशिकाओं के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक पहुँचा दी जाती है। और रुधिर द्वारा शरीर के सभी भागों से, रुधिर द्वारा शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाई जाती है, ठीक है। ये देखो, रुधिर वायु का विस्तृत जाल होता है। श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती है, ये प्रश्न याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पसलियाँ ऊपर उठती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, तो फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। देखो, विस्तृत कुपिकाओं को पढ़ी जाएगी। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का कुपिकाओं में छोड़ने, रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। और कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से, और कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर, रुधिर वाहिका और कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से, कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है। ये प्रोसेस होती है। यहाँ ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है शरीर की, ये देखो, यहाँ पर अंदर आता है वायु और सभी फेफड़ों के माध्यम से ये जो नलिकाएं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और इन्हीं के माध्यम से हम सांस लेते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत का सामान्य कारणों में से एक है। फेफड़ा कैंसर, श्वास नली के ऊपर के हिस्से में छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती है। कैंसर क्यों होता है हमें, क्या होता है, यहाँ पर देखो, एक्सहेलेशन का मतलब है श्वास छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो डायफ्राम जो है ऊपर की ओर उठेगा, चपटा नहीं हो जाएगा। और जो पसलियाँ है वो ऊपर की ओर उठेगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज दे रखी है। थर्ड डायफ्राम होता है, ये ऊपर की ओर उठेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी, CO2।
इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ, उसको हम वायु ऑक्सीजन की तरफ ले रहे हैं अंदर की तरफ, तो डायफ्राम चपटा हो जाएगा। देखो डायफ्राम की अवस्था देखो, चपटा हो गया, यहाँ पर डायफ्राम ऊपर उठ गया, सिकुड़ गया, पसलियाँ। तो ये जो प्रक्रिया होती है, लंग्स, फर्स्ट में लंग्स, सेकंड वाला रिब्स, थर्ड वाला डायफ्राम, ठीक है। श्वास नली के ऊपर छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है। ये जो श्वास नली के भीतर जो होती है, ये तो श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पर वायु जो है निष्पन्न होता है, वायु में जिसमें नासाद्वार से वायु ग्रहण करने के बाद जो हमारी श्वास नली के भीतर एक बालों जैसी संरचनाएं होती है, यहाँ पर जो श्वास नली है इसमें बालों जैसी संरचनाएं होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाल जो जिन्हें सीलिया कहते हैं, प्रश्न आएगा सीलिया क्या है? बालों जैसी संरचना जो सीलिया कहलाती है। ये सीलियाँ सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल यानी कार्बनिक कणों को हटाने में मदद करती है। ये बाल कुल मिलाकर श्वास नली के ऊपरी हिस्से में महीन बालों, श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। प्रश्न आएगा सीलिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीलिया। सीलिया क्या होता है? श्वास नली में महीन बालों जैसी संरचनाएं, महीन बालों की संरचना होती है। इसका मेन जो कार्य होता है, वो होगा कि धूल रहित वायु, यानी एकदम धूल रहित वायु, अशुद्धि रहित, धूल रहित प्लस अशुद्धि नहीं हो, यानी कि धूल रहित व अशुद्ध वायु को भीतर प्रवेश कराने की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इनको छाट लेती है, यानी कि अशुद्धियाँ जो होती है उनको हटा लेती है। यानी कि एक तरीके से श्रद्धा होती है जो जब हम ये सीलियाँ सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से, ये सीलिया सांस लेते वक्त वायु से रोगाणु, धूल, अन्य हानिकारक कणों से हटाने में मदद करती है। ये सीलियाँ जो महीन बालों जैसी संरचना होती है, ये अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल, अशुद्धियों को हटाने का, हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचना नष्ट हो जाती है। क्या हो जाता है? धूम्रपान करके और क्या बीड़ी सिगरेट पीने से क्या होता है, जो महीन बालों जैसी सीलियाँ नष्ट करने की, तो जो सीलिया को नष्ट करने का जो काम करती है, ये सीलियाँ नष्ट हो जाती है धूम्रपान करने से, और सीलियाँ नष्ट हो जाएगी। अब इतना कॉमन सेंस होगा, धूम्रपान करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से, शराब पीने से ये सारी नष्ट हो जाती है। सीलियाँ नष्ट हो जाएगी तो धूल रहित वायु, अशुद्ध वायु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करेगी और हमारे फेफड़े में जमा हो जाएगी। तभी तो कहते हैं, अब बोलते कैंसर होता है। कैंसर इसीलिए होता है क्योंकि फेफड़ों में, फुफ्फुस में गंदगी जमा होगी, एकदम सड़ जाएगा, क्योंकि धूल प्रवेश करेगी, अशुद्धि प्रवेश करेगी, हानिकारक पदार्थ प्रवेश करेंगे, क्योंकि सीलिया तो नष्ट हो गई। हमारे सभी में सीलिया होना इंपॉर्टेंट है, जो कि शुद्ध एक जारी एक तरीके से आप समझ सकते हो, छटनी का कार्य करती है। लेकिन धूम्रपान करने से ये सारी इसको खत्म कर देती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं, अन्य हानिकारक पदार्थ, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं, अन्य हानिकारक पदार्थ हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी, फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बन जाती है। इसीलिए कहते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कभी नहीं करना चाहिए, सीलिया को बचाना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखा था, बीड़ी सिगरेट पीने से क्या होता है, जीभ पर क्या होता है, फेफड़े यकृत को प्रभावित कर सकता है। क्लैरिटी। अगला, जैसे जैसे जंतुओं का आकार बढ़ता है, अब जंतुओं का विस्तरण दाब शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन अपर्याप्त है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विस्तरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। क्योंकि जब जीव छोटा होता है, जब जंतु छोटा होता है, तो विस्तरण द्वारा गैसों का आदान, देखो जंतुओं में, छोटे जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान डायफ्राम वगैरह तो मनुष्य में होता है, लेकिन इसका जो जंतु में होता है वो होता है विसरण की प्रक्रिया द्वारा। किसका होता है? गैसों का आदान। विसरण का प्रयोग गैसों के आदान के लिए किया जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन जब आकार बढ़ता है तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से, फुफ्फुस की वजह से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, और हीमोग्लोबिन HB जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का मेन काम इस रक्त को लाल बनाना है। हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ब्लड टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन कमी आने पर आपका रक्त बिल्कुल बहुत गाढ़ा लगता है, बहुत कमी आ जाती है। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। RBC में कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है। देखो जल में कौन अधिक, ऑक्सीजन जल में अधिक विलेय है। क्या हमने देखा था? ऑक्सीजन
क्या पढ़ा था? मछलियों के मामले में हमने देखा था, कि जल विलेय अवस्था की तुलना में वायु अवस्था में अधिक होता है। यानी कि जल जो है वो वायु अवस्था की तुलना में, जल जो है वायु अवस्था की तुलना में विलेय अवस्था में, यानी कि जल जो विलेय अवस्था में कम होता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पानी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी पहुँचती है, इसलिए इसका परिवहन हमारे विद्युत अवस्था में होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है इसमें, कुप्पिकाओं की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षा में पूछ जाएगी। कभी कुप्पिकाओं को सत्तर को फैला दी जाए। कुप्पिकाएँ गैसों का आदान प्रदान करती है, जिनके भीतर रुधिर वर्णिकाएँ होती है। कुप्पिका को 70 फैला दी जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र तक ढक लेगी। कुप्पिकाएँ जो रबड़ जैसी, गुब्बारे जैसी संरचनाएँ होती है, यानी कि जो इन चीज़ों को अगर आप फैला दोगे, इन कुप्पिकाओं को, ये जो कुप्पिकाएँ होती हैं, इन चीज़ों को आप फैला दोगे तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर आकार ढक लेगी। नोट करना, और ये एग्जाम में आप नोट करना, प्रश्न आएगा कुप्पिकाओं को फैलाने पर वो कितना वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी? 80 वर्ग मीटर। 80 अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा, उससे 80 वर्ग मीटर तो ढक लेगी। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए स्थिति से उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यानी कि आप देखो तो कुप्पिकाएँ 80 वर्ग मीटर को कुप्पिकाएँ फैल दी जाती है। कुप्पिकाएँ कब फैलती है? जब फुफ्फुस के अंदर वायु प्रवेश करती है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो डायफ्राम चपटा हो जाता है, पसलियाँ ऊपर की ओर उड़ती है, तो कुप्पिकाएँ फैलती है। कुप्पिकाएँ कब फैलती है? जब वायु इसमें भीतर प्रवेश करती है। जब वायु कुप्पिका में प्रवेश करती है रुधिर द्वारा, जब रुधिर द्वारा शरीर के सभी अंगों से जब रुधिर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कुप्पिकाओं में कुप्पिकाओं में छोड़ने के लिए पहुँचा दी जाती है, और वायु जो कुप्पिकाओं द्वारा जो होता है वो ऑक्सीजन जो है वो रुधिर द्वारा सभी अंगों तक पहुँचाई जाती है, कोशिका तक, तो जो सतही बढ़ जाता है, तो 80 वर्ग मीटर ढक लेगी। हमारे शरीर का कितना भाग, आप सोचो गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती, जंतुओं में करती है, जिस प्रकार से विसरण द्वारा करती, तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन की एक अणु को पैर की अंगुष्ठ तक पहुंचने में 3 मिनट का समय लगेगा। विसरण की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है, आप अनुमान लगा। इससे प्रश्न आ भी सकती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक तरीके से, जो जंतुओं में होता है, विसरण द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा पहुँचते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, लेकिन जब आकार बढ़ता है तो उसमें शरीर बड़ा होगा, छोटे होंगे आराम से पहुँच जाएंगे, बड़ा होगा तो हमारे शरीर में, यदि आप सोचो कि हमारे शरीर में मस्तिष्क से अगर ऑक्सीजन गति करती विसरण द्वारा, तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन, जो हमारे फेफड़े से हम अंदर लेते हैं वायु, हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन की एक अणु को, जस्ट एक एटम्स को, जब एक मॉलिक्यूल को, एक अणु को, हमारे ऑक्सीजन से, यानी हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने के लिए, फुफ्फुस से हमारे फेफड़े से पैर के अंगूठे तक पहुंचने के लिए ही 3 मिनट का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? कितनी अच्छी बात बता रखी है। इसलिए आप सबको हीमोग्लोबिन को सैल्यूट कर देना चाहिए कि हमारे मनुष्य के पास एक अद्वितीय अंग है, वो है हीमोग्लोबिन। अगर ये नहीं होता, सेकंडों में, मिली सेकंडों में हमारे पास ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे बॉडी में, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन प्रवाहित होगी। 3 साल में तो आदमी 1 मिनट भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन डाउनफॉल होगा तो हमारे हार्ट फेल हो सकता है, बहुत प्रभावित हो सकता है। लेकिन अब जो विसरण की प्रक्रिया यदि मनुष्य में होती है, प्रश्न आ जाएगा। आजकल क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न आएगा कि क्या होता यदि हमारे पास हम विसरण द्वारा गैसों का विनिमय होता, तो फुफ्फुस से ऑक्सीजन का एक अणु अंगुष्ठ तक, हमारे अंगूठे तक पहुंचने में न्यूनतम 3 साल लग जाते। इसलिए हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में ये प्रक्रिया बहुत फास्ट चलती है, फुफ्फुस के द्वारा हमारी प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन देखो, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? जलीय जीव में ऑक्सीजन की जो होती है वो कम विलेय होती है, ऑक्सीजन कम विलेय होती है, लेकिन स्थलीय भाग में ऑक्सीजन ज़्यादा विलेय होती है। ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से भिन्न जीव में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? फर्स्ट मैंने बताया था 6 ग्लूकोज के अणु होते हैं, वो 3 में बदल जाते हैं, कोशिका द्रव्य में, पाइरूवेट में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन जहाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्या बताया था, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा वो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगी। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा कहाँ पर होगा? यीस्ट में। ऑक्सीजन की कमी होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन कमी होगी हमारी पेशी कोशिका में, ऑक्सीजन की जहाँ पर कमी होगी वहाँ पर बनेगा लैक्टिक अम्ल, वहाँ पर लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनेगी। लेकिन जहाँ ऑक्सीजन है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर बनेगा जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा तीनों बनेंगे। गैसों को विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? कैसे क्षेत्रफल अभिकल्पित किया जाता है? मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? समझ गए होंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कैसे ऑक्सीजन आती है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा फुफ्फुस में, ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस में उसमें जो कुप्पिकाओं में छोड़ दी जाती है, फिर डायफ्राम चपटा होता है। सब प्रोसेस आपको समझाना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारा है वहन।
मानव में वहन हम पढ़ेंगे हृदय के माध्यम से, फिर पौधों में। लास्ट टॉपिक ये हमारा, इसके माध्यम से उत्सर्जन बचेगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक क्यों है मैंने आपको बता दिया है। कभी भी नहीं करना। सीलिया नाम से एक जो प्रोसेस होती है, सीलिया एक बाल होते हैं, छोटे बाल होते हैं हमारे। प्रश्न आएगा सीलिया कहाँ पर उपस्थित होती है? श्वास नली में। श्वास नली में सीलिया उपस्थित होती है। ये हमारी जो है वायु में क्या होती है, अशुद्धियों को रोकती है। हमारे शरीर से जो अशुद्धियाँ जाती है, हमारे नाक से सांस लेते हैं, नाक से अशुद्धियाँ, धूल कण, इनको अंदर जाने से रोकती है। यदि ये धूम्रपान करने से क्या होगा, ये ख़त्म होती जाती है। वो इसको ख़त्म होने से रोकने के लिए सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन मानव में श्वसन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ये जो पेज नंबर 97 से लगाकर हमने पढ़ा है आज का, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, तब जाके आपको रिवीजन इस वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम वहन का कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।